हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित सभी टॉपिक्स जो बीते वर्षों में सुर्खियों में रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब पर्यावरण से संबंधित सारे करंट अफेयर्स और कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड तथ्यों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो यदि पहली बार आप इस चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें क्लाइमेट इंजीनियरिंग की। तो क्लाइमेट इंजीनियरिंग के माध्यम से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर या पृथ्वी की सतह पर सूर्य के प्रकाश की पहुंचने वाली मात्रा को सीमित करके ग्लोबल वार्मिंग के रेट को कम करने का प्रयास किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों को हटाना और सौर विकिरण को प्रतिबंधित करना किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले बात करें ग्रीन हाउस गैसों को हटाने की, तो इसका सबसे पहला उपाय आता है कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज। इसके तहत जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं उनके द्वारा जो कार्बन उत्सर्जित किया जाता है उन्हें फिजिकल रूप में अवशोषित किया जाएगा और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए इन्हें अन्य स्थानों जैसे ऑयल फील्ड्स में भेज दिया जाएगा। इस उपाय के बाद आता है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज। इसके तहत जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके द्वारा उत्सर्जित कार्बन को या तो रीयूज़ कर लिया जाता है या फिर उसका भंडारण या स्टोर कर लिया जाता है ताकि वह वायुमंडल में प्रवेश ना कर सके। अब ग्रीन हाउस गैसों को हटाने के लिए अगला उपाय है बायोचार मेकिंग। और बायोचार एक कार्बन समृद्ध धीमी गति से विघटित होने वाला पदार्थ है जिसका उपयोग मृदा की उर्वरता बढ़ाने में किया जा सकता है। इसीलिए लॉगिंग स्लैश या फसल अपशिष्ट के माध्यम से बायोचार बनाने की बात की जा रही है। चलिए अब इन 3 विधियों के बाद आगे बात करते हैं सौर विकिरण प्रबंधन या सूर्य के प्रकाश के परावर्तन संबंधी विधियों की। इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह की परिवर्तनीयता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है ताकि ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा संग्रहित ऊष्मा की मात्रा में कटौती की जा सके। अब इसमें सबसे पहली विधि आती है स्ट्रेटोस्फियरिक एरोसोल इंजेक्शन। इसके अंतर्गत समताप मंडल में महीन और हल्के रंग के कणों का स्प्रे किया जाता है। इन कणों को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि सौर विकिरण पृथ्वी की सतह से पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगली विधि है साइरस क्लाउड मैनिपुलेशन। इसके तहत पक्षाभ मेघों या साइरस क्लाउड्स को हटा दिया जाता है या उनकी परत को पतला कर दिया जाता है ताकि दीर्घ तरंग को रोकने की उनकी क्षमता कम हो जाए और इसके परिणाम स्वरूप शीतलन के प्रभाव में वृद्धि हो सके। मतलब पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाली तरंगों को साइरस क्लाउड के हर्डल से बचाया जा सके ताकि वे डायरेक्ट अंतरिक्ष में पहुंच सकें। अब अगली विधि आती है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। इसमें निम्न स्तरीय उष्ण मेघों की परिवर्तनीयता में वृद्धि की जाती है और ये मेघ सूर्य के प्रकाश के उच्च परावर्तक होते हैं। फिर आगे आता है स्पेस सनसेट, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष आधारित दर्पणों के द्वारा सूर्य की विकिरण को अवरुद्ध किया जाता है। और फिर इसके बाद अन्य उपाय हैं हल्के रंग की छतों संबंधी सामग्री का प्रयोग करना, उच्च एल्बिडो वाली फसलों को उगाना आदि। तो ये सारे उपाय थे क्लाइमेट इंजीनियरिंग के अंतर्गत जिनके माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग के रेट को धीमा किया जा सकता है। चलिए तो अब आगे अगला टॉपिक है आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। तो ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज ऐसी प्रजातियां होती हैं जो किसी भी इकोसिस्टम में प्रवेश करके वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र, वहाँ की प्रजातियों और उनके आवासों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हुए उनके लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में आक्रामक प्रजातियों की स्थिति पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और भारत के प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों की 157 प्रजातियों की एक सूची बनाई है। इसमें से 58 प्रजातियां भूमि तथा ताजे जल वाले प्राकृतिक आवास में पाई जाती हैं और 99 प्रजातियां समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती हैं। भारत में सामान्यतः पाई जाने वाली कुछ विदेशी प्रजातियां इस प्रकार हैं। पहली अफ्रीकी एप्पल घोंगा, यह मूल रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है और अब यह पूरे देश में फैल चुके हैं। दूसरा है पपाया मिलीबग। यह असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बड़े पैमाने में पपीते की फसल को प्रभावित करते हैं। फिर आगे तीसरा है कपासी भक्षक बग। यह दक्कन के कपास की फसलों को प्रभावित करता है।
फिर आगे फोर्थ है अमेजन सेलफिन कैटफिश, यह आर्द्र भूमि में मछलियों के लिए खतरा उत्पन्न करती है। फिर आता है ऑरेंज कप कोरल, और यह इंडो ईस्ट पैसिफिक क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। अब यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, केरल और लक्षद्वीप में पाया जाता है। इसके बाद आता है प्रिमरोज विलो, यह मध्य और दक्षिणी अमेरिका का एक स्थानीय जलीय पौधा है। यह आर्द्र भूमियों की रेतीली और खनिज संपन्न मृदा को उगाता है। इसे सर्वप्रथम असम के कार्बी एंगलोंग जिले में देखा गया एवं वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पश्चिम बंगाल में भी इसका प्रसार हो चुका है। तो ये सारी बातें थी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ की। अब आगे एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, बैम्बू इज़ नो लॉन्गर ट्री, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके बांस को वन की कैटेगरी से अलग कर दिया गया है। मतलब अब गैर वन क्षेत्रों में उगे बांस को वृक्ष की परिभाषा में नहीं रखा जाएगा। इसके माध्यम से बांस के आर्थिक उपयोग के लिए कटाई और पारगमन के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। इससे उन किसानों को फायदा होगा जो बांस की खेती करते थे, और यह संशोधन राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन के लिए भी अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा। अब इसमें ही नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री एंड बैम्बू मिशन की बात करें तो इसके अंतर्गत क्षेत्र आधारित या क्षेत्रीय रूप से विभेदीकृत रणनीति अपनाकर बांस क्षेत्र की समग्र वृद्धि को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से रणनीतियाँ अपनानी हैं और बांस के उत्पादन को बढ़ावा देना है, ताकि बांस की कृषि और उसके विपणन को क्षेत्रवार रूप से बढ़ावा दिया जा सके। और यह मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की ही एक उपयोजना है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं सुभाष पालेकर द्वारा विकसित किए गए ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में। इसके तहत आंध्र सरकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सूखा प्रवण क्षेत्रों में किसानों की आजीविका में सुधार करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का समर्थन कर रही है। यह इस प्रकार का पहला कदम है। और शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत कुछ 4 स्तंभ आते हैं, जिसमें पहला है जीवामृत। यह एक फर्मेंटेड माइक्रोबियल कल्चर है जो मुख्य रूप से गाय के गोबर और मूत्र, गुड़, दाल, आटा और संदूषित मृदा से प्राप्त होता है। फिर आगे आता है बीजामृतम, जिसमें बीज पर गोबर, मूत्र और चूने का सूक्ष्म लेप लगाकर इसे अंकुरित किया जाता है। फिर आच्छादन या मल्चिंग, जिसमें फसलों और फसल के अवशेषों से ऊपरी मृदा को ढकने की प्रक्रिया की जाती है। फिर वफासा या मृदा वातन आता है, जो सिंचाई की आवश्यकता को कम करता है। अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में फसलों के आसपास सभी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के कारण उत्पादन की लागत लगभग शून्य हो जाती है। किसानों के द्वारा फसलों के संरक्षण के लिए केंचुओं, गाय के गोबर, मूत्र, पौधे, मानव मलमूत्र और अन्य जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ ही इंटरक्रॉपिंग भी की जाती है। और वर्षा के जल के संरक्षण के लिए समोच्च रेखा एवं मेड़ का निर्माण किया जाता है। और इन सब प्राकृतिक साधनों के यूज़ के कारण ही इसे ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। चलिए तो अब इस टॉपिक के बाद बात करते हैं ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की। भारत सरकार ने खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से तथा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की सहायता से ग्रीन एग परियोजना शुरू की है, जिसमें वैश्विक कृषि लाभों और महत्वपूर्ण जैव विविधता एवं वन परिदृश्य के संरक्षण के लिए भारतीय कृषि के रूपांतरण के लिए यह सहायता प्रदान करेगी। इसे 5 राज्यों के उच्च संरक्षण मूल्य वाले परिदृश्य में लॉन्च किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश का चंबल परिदृश्य, मिजोरम का डंपा परिदृश्य, ओडिशा का सिमलीपाल परिदृश्य, राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क परिदृश्य और उत्तराखंड का कार्बेट राजाजी परिदृश्य आते हैं। और इस प्रोजेक्ट के लिए नोडल एजेंसी कृषि मंत्रालय तथा पर्यावरण मंत्रालय और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं ग्लोबल सीड वोल्ट के बारे में, जिसने अभी ही 10 वर्ष पूर्ण किए हैं। यह नॉर्वे स्थित स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वोल्ट है, जिसमें 1.05 मिलियन बीज सुरक्षित रखे गए हैं। इसे पृथ्वी के डूम्ड डे वोल्ट के रूप में जाना जाता है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत का सीड वोल्ट चांगला, लद्दाख में स्थित है। इसे वर्ष 2010 में DRDO के तत्वाधान में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ने
नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के साथ संयुक्त रूप से स्थापित किया है और वर्तमान में भारत में इसके अलावा बीज के दीर्घकालिक भंडारण के लिए एकमात्र सुविधा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नई दिल्ली के द्वारा स्थापित की गई है। चलिए तो इसके बाद बात करते हैं पैसिफिक शैडो जोन के बारे में। हाल ही में एक शोध पत्र के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि हिंद और प्रशांत महासागर की सतह के लगभग 2 किलोमीटर नीचे एक शैडो जोन है। अब बात करें कि ये शैडो जोन क्या होता है, तो शैडो जोन लगभग स्थिर जल का क्षेत्र होता है और उत्तरी प्रशांत महासागर क्षेत्र में असमान स्थलाकृतियों और भूतापी ऊष्मा के कारण जो धाराएं उत्पन्न होती हैं और जो पवनों के कारण धाराएं उत्पन्न होती हैं, तो इन दोनों के बीच एक स्थिर जल का क्षेत्र पाया जाता है जिसे ही शैडो जोन कहा जाता है। तो इसी शैडो जोन के माध्यम से कार्बन डेटिंग के द्वारा यह सत्यापित किया गया कि उत्तरी प्रशांत महासागर में सर्वाधिक प्राचीन जल उपस्थित है और इस रुके हुए जल में पोषक तत्व एवं कार्बन उपस्थित होते हैं, जिसका महासागरों की सेंटिनल टाइम स्केल पर जलवायु को प्रभावित करने की क्षमता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो यही सारी बातें थी पैसिफिक शैडो जोन के बारे में। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स या जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में। तो अभी हाल ही में अमीरपुर झील जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला जलीय निकाय बन गई है। यह तेलंगाना राज्य में हैदराबाद के पश्चिमी किनारे में अवस्थित है और एक मानव निर्मित झील है। इसका निर्माण इब्राहिम कुतुब शाह ने करवाया था। इनका शासनकाल गोलकुंडा राज्य पर 1550 ईस्वी से 1580 ईस्वी के मध्य रहा था। अब बात करें कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं, तो यह क्षेत्र पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील मतलब यूनिक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम होते हैं जो टेरेस्ट्रियल, कोस्टल और इनलैंड वाटरवेज तथा मरीन इकोसिस्टम में एक या अधिक अवयवों के साथ समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। अब एक जैव विविधता विरासत स्थल होने के लिए इन क्षेत्रों में कुछ इस तरह के पॉइंट होने आवश्यक हैं, जैसे कि इन क्षेत्रों में वन्य के साथ साथ पालतू प्रजातियों की समृद्ध और अंतर प्रजाति श्रेणियाँ होती हैं, उच्च स्तर की स्थानिकता, वल्नरेबल एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, कीस्टोन प्रजातियाँ तथा विकास मूलक महत्व की प्रजातियाँ उपस्थित होती हैं, घरेलू या पालतू प्रजातियों के जंगली वंशज या उनकी किस्में होती हैं, जीवाश्म तलों द्वारा निरूपित जैविक अवयवों की पूर्वकालिक विशिष्टता होती है तथा इनका सिग्निफिकेंट कल्चर होता है, इथिकल और एस्थेटिक वैल्यूज़ होती हैं जिनका मानव से जुड़ाव होना या ना जुड़े होने का लंबा इतिहास होता है। तो इन सभी अवयवों में से कोई एक या दो अवयव भी किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं तो वह क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया जा सकता है। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत राज्य सरकार स्थानीय निकायों के साथ परामर्श करके जैव विविधता विरासत स्थलों को लिस्टेड करती हैं और राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ परामर्श करके इन साइट्स के प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए नियम भी बना सकती हैं। अब आगे एक छोटा सा फैक्ट मीनामाटा कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं। इसमें 18 जून 2018 को भारत सरकार ने इसका रेटिफिकेशन किया है, जिससे भारत मीनामाटा कन्वेंशन का 93वां या 93rd मेंबर बन गया है। लेकिन भारत में इस अनुमोदन में मीनामाटा कन्वेंशन के रेटिफिकेशन के साथ ही वर्ष 2025 तक पारा आधारित उत्पादों के उपयोग तथा पारा यौगिक से संबंधित क्रियाकलापों को जारी रखने की छूट भी प्रदान की गई है। और यह जो मीनामाटा कन्वेंशन है, यह मरकरी के प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रथम वैश्विक संधि है, जिसमें जनवरी 2013 में जेनेवा के स्विट्जरलैंड में इसकी सहमति प्रकट की गई थी और इसकी पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या COP 2017 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ही संपन्न हुई, जिसमें भारत ने एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था। अब आगे बात करते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट IPCC की ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस की रिपोर्ट के बारे में। तो IPCC ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग वर्ष 2017 में ही पूर्व औद्योगिक स्तर से 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक पहुंच गई थी। मतलब 2017 तक ही ग्लोबल वार्मिंग में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। और यदि अब औद्योगिक स्तर से यही कार्बन उत्सर्जन
यदि पेरिस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं के अनुसार जारी रहता है तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के लिए कार्बन बजट जो है, मतलब कार्बन की मात्रा जो विश्व में उत्सर्जित हो सकती है, तो यह कार्बन बजट वर्ष 2030 आने तक ही समाप्त हो जाएगा। और आगे यदि इस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही सीमित करना है तो विश्व को वर्ष 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को वर्ष 2010 के स्तर से 45% कम करना होगा और वर्ष 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशन के स्तर तक पहुंचाना होगा। अब यदि आगे 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में वृद्धि होती है तो उसके प्रभाव क्या होंगे वो जानते हैं। तो इससे फसल उत्पादन में कमी, अभूतपूर्व चरम जलवायु परिस्थितियाँ और 2050 तक गरीबों की संख्या में कई मिलियंस तक वृद्धि। इनके अलावा ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावितियों मतलब कोरल रीफ्स में 70 से 90% की कमी आएगी, जबकि 2 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि में 99% तक कोरल रीफ्स समाप्त हो जाएंगी और अधिक व्यक्तियों को मलेरिया का जोखिम उत्पन्न होगा और लगभग 350 मिलियन अतिरिक्त लोग घातक हीट वेव से प्रभावित होंगे। तो ये सारी बातें कही गई थी IPCC द्वारा जारी ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट में। अब बात करते हैं क्लीन एयर इंडिया इनिशिएटिव की। तो हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली में स्वच्छ वायु भारत पहल का शुभारंभ किया गया और यह क्लीन एयर इंडिया इनिशिएटिव गेट इन द रिंग, जो कि नीदरलैंड की सरकार के द्वारा नए स्टार्टअप्स के लिए एक मंच है, तथा स्टार्टअप इंडिया एवं इंडस फोरम, जो कि भारत और डच व्यवसायों का एक ऑनलाइन मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म है। तो इन तीनों के सहयोग से, मतलब गेट इन द रिंग, स्टार्टअप इंडिया और इंडस फोरम, इन तीनों के मध्य एक सहयोगी परियोजना के रूप में क्लीन एयर इंडिया इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। और इस अभियान का लक्ष्य भारतीय स्टार्टअप एवं डच कंपनियों के मध्य साझेदारी को बढ़ावा देकर एवं स्वच्छ वायु के लिए व्यावसायिक समाधानों पर कार्य कर रहे उद्यमियों के एक नेटवर्क का निर्माण करके भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण को रोकना है। चलिए अब आगे बात करते हैं कॉम्प्रहेंसिव इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स के बारे में। तो इस इंडेक्स को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों की निगरानी के लिए बनाता है। इसका मान 0 से 100 के मध्य होता है, जिसमें 0 से 20 तक प्रदूषक सूचकांक स्कोर वाले औद्योगिक क्षेत्र को वाइट जोन में तथा 21 से 40 प्रदूषक सूचकांक वाले औद्योगिक क्षेत्र को ग्रीन जोन में तथा 41 से 41 से 59 के प्रदूषक सूचकांक स्कोर वाले औद्योगिक क्षेत्र को ऑरेंज जोन में और 60 या उससे अधिक प्रदूषक सूचकांक स्कोर वाले औद्योगिक क्षेत्र को रेड जोन में रखा जाता है। और यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र का स्कोर 70 या उससे अधिक होता है तो इसे क्रिटिकली पॉल्यूटेड क्लस्टर के रूप में नामित किया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं एक्रोस स्कीम के बारे में। एक्रोस का फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। तो यह जो एक्रोस स्कीम है यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है और मौसम तथा जलवायु सेवाओं के विभिन्न पहलुओं का समाधान करती है, जिसमें चक्रवात, तूफान महोर्मी, हीट वेव्स, झंझावत आदि के लिए चेतावनी सम्मिलित होती हैं। मतलब यह सिस्टम इन सब मामलों में पहले ही पूर्व चेतावनी का काम करता है। अब एक्रोस को पूर्ण रूप से कार्यरत करने के लिए इसमें 9 उपयोजनाओं को सम्मिलित भी किया गया है। अब ये उपयोजनाएं कुछ इस प्रकार हैं: एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट साइंस एंड सर्विसेज, न्यूमेरिकल मॉडलिंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, फिजिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ ट्रॉपिकल क्लाउड्स, एग्रोमेटियोलॉजी, एवियन सर्विसेज, सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक टेक्नोलॉजी, हाई इम्पैक्ट सीवर वेदर वार्निंग सिस्टम, मेट्रोपॉलिटन एयर क्वालिटी एंड वेदर सर्विसेज और मानसून मिशन ऑफ इंडिया। तो इन सब उपयोजनाओं के माध्यम से एक्रोस स्कीम 4 संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग तथा इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज आ जाते हैं। अब यह जो एक्रोस स्कीम है इसके अंतर्गत अपडेट यह है कि आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समितियों के द्वारा
2017 से 2020 के दौरान योजना को जारी रखने तथा वर्ष 2020 से 21 के दौरान या उसके पश्चात नेशनल फैसिलिटी एयरबॉर्न रिसर्च की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब बात करें कि NFRA या नेशनल फैसिलिटी फॉर एयरबॉर्न रिसर्च क्या है, तो इसमें पुणे में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी के अंतर्गत वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए उपकरणों से सुसज्जित एक अत्याधुनिक अनुसंधान विमान का उपयोग किया जाएगा। इसके माध्यम से इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर विभिन्न मौसम में विभिन्न ऊंचाइयों और हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन पर एरोसोल ट्रेस गैसों तथा बादलों की सूक्ष्म भौतिकों या क्लाउड माइक्रोफिजिक्स, इन सभी का एक साथ मापन किया जाएगा। चलिए अब आगे बात करेंगे नाइट्रोजन पॉल्यूशन के बारे में। तो नाइट्रोजन एमिशन हॉटस्पॉट की यदि बात करें तो ग्रीन पीस के द्वारा विश्व भर में नाइट्रोजन एमिशन हॉटस्पॉट की पहचान के लिए उपग्रह आधारित डाटा का अध्ययन किया गया है, जिसमें साउथ अफ्रीका के मपुमलांगा प्रांत के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है, जबकि हॉटस्पॉट की सर्वाधिक संख्या चीन में है। और भारत में हॉटस्पॉट की बात करें तो दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में विस्तृत क्षेत्र और उड़ीसा का तलचर अंगुल इस हॉटस्पॉट के अंतर्गत आते हैं। अब यदि नाइट्रोजन पॉल्यूशन की बात भारत के परिप्रेक्ष्य में करें तो इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं कि भारत में नाइट्रोजन के उत्सर्जन में 2001 से 2011 के मध्य 69% की वृद्धि हुई है और यहाँ नाइट्रोजन ने मीथेन को रिप्लेस कर दिया है, जो भारत के कृषि क्षेत्र से उत्सर्जित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो मृदा है उससे 70% से अधिक नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसके बाद अपशिष्ट जल से 12% और आवासीय तथा बिजनेस एक्टिविटीज़ से 6% का उत्सर्जन होता है। और भारत वैश्विक स्तर पर अमोनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के उत्सर्जन का लगभग 2 गुना है। अब इस नाइट्रोजन उत्सर्जन का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव इस प्रकार होता है जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम, थायराइड ग्लैंड की कार्य क्षमता में कमी होना और विटामिन ए की कमी आदि। इसके अलावा उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से मृदा में उपस्थित कार्बन तत्व की मात्रा में कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप फसल उत्पादकता में भी कमी आती है और अत्यधिक यूट्रिफिकेशन या सुपोषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप वाटर बॉडीज डेड जोन में परिवर्तित हो जाते हैं और नाइट्रिक एसिड जैसे पदार्थ अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। और यह नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना अधिक शक्तिशाली है और ओजोन के क्षरण में भी इसकी भूमिका होती है। साथ ही यह स्मोक के निर्माण में भी भूमिका निभाता है। अब इन पॉल्यूशन की बात के बाद हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या कार्य किए जा रहे हैं नाइट्रोजन पॉल्यूशन के लिए। तो किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जा रहे हैं, नीम कोटेड यूरिया के यूज़ के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, वाहनों में भारत स्टेट 6 के मानकों को लागू करने की बात की जा रही है और राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक को भी लागू किया गया है। अब इसके बाद बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कार्य हो रहे हैं, तो गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, साउथ एशियन नाइट्रोजन हब आदि नाइट्रोजन के पॉल्यूशन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली कुछ पहलें हैं। चलिए अब बात करते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017 टू 2031 के बारे में। तो इसके महत्वपूर्ण घटक कुछ इस प्रकार हैं कि वन्य जीव और उनके निवास के एकीकृत प्रबंधन को सुदृढ़ता प्रदान करना और बढ़ावा देना, और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल और भारत में जलीय जैव विविधता के एकीकृत संधारणीय प्रबंधन को बढ़ावा देना, इको टूरिज्म, प्राकृतिक शिक्षा और भागीदारी प्रबंधन को बढ़ावा देना, वन्यजीव संरक्षण में वन्यजीव अनुसंधान एवं मानव संसाधन के विकास की निगरानी को सुदृढ़ करना तथा भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नीतियों और संसाधन को सक्षम बनाना। तो इन सारे पॉइंट्स पर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान काम करेगा। अब इस योजना में लैंडस्केप अप्रोच को अपनाया गया है, जिसमें उन अकृषित वनस्पतियों और गैर घरेलू जंतुओं के संरक्षण को महत्व दिया जाता है और इनके निवास स्थानों को ध्यान न रखते हुए उनके पारिस्थितिकी मूल्य की बात की जाती है। और यह जो योजना है यह कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से
पर्याप्त धन की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करती है और साथ ही वन्यजीव संरक्षण से निजी क्षेत्र की भूमिका के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। यह आनुवंशिक विविधता तथा प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र के स्थायी उपयोग के संरक्षण पर भी बल देती है। अब इसमें अपडेट यूँ है कि हाल ही में भारत ने ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम की मेजबानी की। इसमें वर्ष 2017 से 2031 की अवधि के लिए भारत का नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान और सिक्योर हिमालय लॉन्च हुआ है। और इस सिक्योर हिमालय के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसका वीडियो आप आई बटन में जाकर चेक कर सकते हैं। अब ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम की बात करें तो इसे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड क्राइम प्रिवेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, जो कि प्राकृतिक आवास में वन्यजीवों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के प्रत्युत्तर के तौर पर प्रारंभ किया गया था। यह वन्यजीवों की अवैध तस्करी की रोकथाम तथा वन्यजीव संरक्षण और उनके संधारणीय विकास की दिशा में कार्य करता है। और भारत अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ साथ ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कार्यक्रम का एक साझेदार देश है और इसकी कार्यान्वयन करने वाली एजेंसीज हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो है इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। तो इसमें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा गोवा में 3 और केरल में 9 नए स्थलों को इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो अब देखते हैं कि ये स्थल कौन कौन से हैं। तो केरल में जो 9 स्थान हैं वे हैं एचएन कोइल वन संभाग, अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क, कैमल्स हम्प माउंटेन, वायनाड कुरुंजी माला वन्यजीव अभ्यारण्य, मलयाट्टूर आरक्षित वन, मांगकुलम वन प्रभाग, मथिकेतन सोल नेशनल पार्क, मुथिकुलम सिरुवनी पंपडम शोला राष्ट्रीय उद्यान। अब इनके अलावा गोवा के 3 स्थान इस प्रकार हैं बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, नवेलिम वेटलैंड और नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। और केरल के जितने भी स्थलों के नाम हैं उनमें 3 क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें वाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर और रेड हेडेड वल्चर आते हैं। और गोवा में लेसर एडजुटेंट और नीलगिरी वुड पिजन की एक बड़ी आबादी पाई जाती है। चलिए अब इसमें ही बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात करें तो यह यूनाइटेड किंगडम में स्थित पर्यावरण संरक्षण का एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इम्पोर्टेंट बर्ड एवं बायोडाइवर्सिटी एरियाज की पहचान करता है। और यह वर्ल्ड बर्ड वॉच नामक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित करता है और IUCN के लिए पक्षियों की रेड लिस्ट का प्रबंधन भी करता है। चलिए तब इसके आगे एक छोटा सा फैक्ट जान लेते हैं कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। और यह जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जिसमें प्रत्येक को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना जाता है, जो लोगों और प्रकृति के मध्य संबंध में संतुलन स्थापित करते हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 11 को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में रखा गया है, जिसमें नीलगिरी हिल्स, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, नौकरेक मेघालय, पचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश, ग्रेट निकोबार अंडमान एवं निकोबार द्वीप और पश्चिमी घाट में स्थित अगस्त माला को शामिल किया गया है। अब यदि बात करें यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की, तो इसे 1971 में आरंभ किया गया था। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लोगों और पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि सिंगफनी वन्यजीव अभ्यारण्य को 30वें हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। और सिंगफन हाथी रिजर्व एक विशाल वन क्षेत्र है। यह रणनीतिक रूप से असम के अभयपुर वन रिजर्व के निकट अवस्थित है। और यदि हाथी के बारे में बात करें तो इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है, जो IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार एक एंडेंजर्ड स्पीसी है। और इसे भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है और यह साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी सूचीबद्ध है। हाथी सर्वाधिक रूप में कर्नाटक में पाए जाते हैं और इसके बाद असम तथा केरल में इनका स्थान आता है। हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना 1992 में प्रारंभ की गई थी
और इनके लिए भारत में लगभग 100 हाथी गलियारों का निर्माण भी किया गया है और हाथियों को अवैध हत्या से रोकने के लिए माइक प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुलाई 2015 में लंदन में एशियन एलिफेंट अलायंस भी लॉन्च किया गया है। तो अब इस टॉपिक के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है नेशनल ई मोबिलिटी प्रोग्राम। हाल ही में ऊर्जा मंत्री ने भारत में राष्ट्रीय ई मोबिलिटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य गाड़ियों के विनिर्माताओं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों, फ्लीट संचालकों और सेवा प्रदाताओं आदि को साथ लेते हुए ई मोबिलिटी तंत्र को प्रोत्साहित करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2030 तक सड़क पर 30% इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ पाए। और इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। चलिए अब अगला टॉपिक आता है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018। तो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन के लिए स्वदेशी बायोमास के अधिकतम विकास पर बल दिया जाएगा तथा अगली पीढ़ी के कुशल जैव ईंधन के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास भी किया जाएगा। 2018 की यह नई नीति 2009 के जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को रिप्लेस करेगी और यह नीति जैव ईंधन को 2 भागों में वर्गीकृत करती है। पहला बेसिक बायोफ्यूल्स, जिसमें फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल्स आते हैं, और दूसरा है एडवांस बायोफ्यूल्स, जिसमें दूसरी और तीसरी जनरेशन के बायोफ्यूल्स आते हैं। अब बात करें कि फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल कौन से हैं, तो बायो एथेनॉल और बायोडीजल फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल्स हैं। इनके अलावा सेकेंड जनरेशन के बायोफ्यूल्स में एथेनॉल और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आ जाते हैं तथा थर्ड जनरेशन के बायोफ्यूल्स में बायो सीएनजी आता है। और अब नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स की 2018 की नीति में एथेनॉल के उत्पादन के लिए कच्चे माल के दायरे का विस्तार करते हुए गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री जैसे चुकंदर, स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्य पदार्थ को शामिल किया जाता है। मतलब इन सब पदार्थों के माध्यम से एथेनॉल के निर्माण की बात की जा रही है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य 2030 तक पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण और डीजल में बायोडीजल के 5% मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और अभी वर्तमान की कंडीशन की बात करें तो पेट्रोल में एथेनॉल का सम्मिश्रण 2% और डीजल में बायोडीजल का सम्मिश्रण 0.1% से भी कम होता है, जिसे 2030 तक पेट्रोल में 20% और डीजल में 5% को मिश्रित करने के लक्ष्य के साथ पूरा करना है। और 2022 तक कच्चे तेल के आयात में 10% की कमी लाने वाले लक्ष्य में योगदान भी देना है। चलिए अब इसी टॉपिक में जान लेते हैं कि जैव ईंधन की श्रेणियां किस तरह से होती हैं। तो पहला आता है बायो एथेनॉल, जिसे चीनी युक्त सामग्रियों जैसे गन्ना, स्टार्च युक्त सामग्रियों जैसे मक्का और कृषि और वन अवशिष्ट जैसे नवीकरणीय बायोमास से निर्मित किया जाता है। इसके बाद आता है बायोडीजल, जिसे गैर खाद्य वनस्पति ऑयल्स, एसिडिक ऑयल्स और खाना पकाने वाले ऑयल्स या एनिमल फैट और बायो ऑयल से बने फैटी एसिड के मिथाइल या एथिल ईस्टर से निर्मित किया जाता है। फिर अगला बायोफ्यूल आता है ड्रॉप इन फ्यूल, जिसे बायोमास, एग्रीकल्चर वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट आदि के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। और इनका यूज़ मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल और जेट फ्यूल आदि के रूप में सीधे या मिश्रित करके यूज़ किया जाता है। अब अगले बायोफ्यूल की बात करें तो वो है बायो सीएनजी। तो यह बायो सीएनजी बायोगैस का शुद्ध रूप है, जिसकी संरचना और क्षमता जीवाश्म आधारित प्राकृतिक गैस के समान होती है और इसे कृषि अवशेषों, पशु के गोबर, खाद्य अवशिष्ट और सीवेज अवशिष्ट से उत्पन्न किया जाता है। चलिए अब आगे एक छोटा सा टॉपिक जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। तो हाल ही में न्यूयॉर्क में पहली यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसकी थीम थी ओवर ओशन ओवर फ्यूचर पार्टनरिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। और इस कॉन्फ्रेंस में भागीदार देश स्वीडन और फिजी थे। अब ग्लोबल ओशन कमीशन की बात करें तो यह वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई एक इंटरनेशनल पहल है जो महासागरों के क्षरण की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कार्यवाही को प्रोत्साहित करता है। यह स्वस्थ एवं उत्पादक महासागर के निर्माण में सहयोग भी प्रदान करता है। इसका ध्यान मुख्यतः हाई सीज पर केंद्रित होता है। हाई सीज मतलब ऐसा विशाल महासागर जहां पर किसी भी राष्ट्र का
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं होता। अब आगे बात करते हैं इको टूरिज्म पॉलिसी के बारे में। तो इस नीति का निर्माण पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यह नीति स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाती है, यात्रियों को शिक्षित करती है और प्रकृति के प्रति उनकी समझ को बढ़ाती है, जिसमें राज्य या संघ शासित प्रदेशों द्वारा इको टूरिज्म विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो इको टूरिज्म के तौर तरीके पर उन्हें परामर्श प्रदान करेगा तथा नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करेगा। अब बात करें कि इको टूरिज्म क्या होता है, तो इसे प्राकृतिक क्षेत्रों के उत्तरदायित्वपूर्ण यात्रा के रूप में जाना जा सकता है, जो पर्यावरण का संरक्षण करता है और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी करता है। अब आगे बात करते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्क इंडेक्स की। तो यह राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से तैयार किया गया है। इसके कुछ तथ्य इस प्रकार हैं कि आपदा जोखिम सूचकांक सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों सहित 640 जिलों में सभी प्रकार के खतरों एवं सुभेद्यताओं के साथ साथ आर्थिक सुभेद्यताओं का मानचित्रण करेगा। इस सूचकांक के घटकों में जनसंख्या, कृषि और पशुधन की सुभेद्यता, पर्यावरणीय जोखिम और प्रशासन द्वारा जोखिम का शमन करने के लिए उठाए गए कदम शामिल होते हैं। इसका उपयोग विभिन्न स्तरों पर खतरों, सुभेद्यताओं और आपदाओं के जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए कंपोजिट डिजास्टर स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है और यह इंडेक्स सेंडाई फ्रेमवर्क के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। अब हमारा अगला टॉपिक है इंडियाज़ फर्स्ट सॉइल मॉइस्चर मैप। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा पहली बार एक्सपेरिमेंटल फोरकास्ट लैंड सरफेस प्रोडक्ट नामक एक देशव्यापी मृदा आर्द्रता संबंधी पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसे वेरिएबल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मॉडल का उपयोग करके विकसित किया गया है, जो अन्य मापदंडों के साथ साथ मृदा, वनस्पति, भूमि उपयोग और भूमि कवर पर केंद्रित है। चलिए अब इसके बाद अगले टॉपिक में बात करते हैं क्रेमपुरी गुफाओं के बारे में। तो क्रेमपुरी गुफाएं मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले के मासिन राम क्षेत्र में लातसोम गांव के समीप 2016 में खोजी गई थी। इनकी कुल लंबाई 24,583 मीटर मापी गई है और यह बलुआ पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे लंबी गुफा है। यहाँ डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं और विशेषता 66 से 76 मिलियन वर्ष पूर्व रहने वाला एक विशाल सरीसृप मॉससॉरस प्राप्त हुआ है। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे इजराइल में विश्व की सबसे लंबी नमक गुफाओं की खोज के बारे में। तो गुफा अन्वेषकों द्वारा इजराइल के माउंट सदोम में मलहम नामक विश्व की सबसे लंबी नमक की गुफा की खोज की गई है, जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है। तो ये थे कुछ गुफाओं से रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट, और यहाँ पर हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया। अब आगे जो भी टॉपिक्स बच जाएंगे तो अगले लेक्चर में वो कवर कर लिए जाएंगे। आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। लेक्चर में कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।